learners, this is Shruti and welcome to Literature Gyan. Today we are going to discuss another figure of speech which is personification. So आज का हमारा टॉपिक है personification. आइए सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि personification है क्या. What is personification? Alright? So ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम बात करते हैं किसी भी आइडिया या थिंग के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है. हम उसकी सीधी सीधी बातें नहीं करते बल्कि उसे ह्यूमन बिहेवियर से कंपेयर करते हैं. आगे जानेंगे कैसे. ओके, सो इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन आइडिया और थिंग इज गिवन ह्यूमन फीलिंग्स और इज स्पोकन ऑफ एज इफ इट वर ह्यूमन. जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि इसमें नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, हम आगे और भी अच्छे से जानेंगे कैसे. सो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का मेटाफर है ना. फॉर्म ऑफ मेटाफर हो सकता है, पर्सोनिफिकेशन होता ही है क्योंकि इसमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन किया जाता है नॉन ह्यूमन के लिए. ठीक है, so personification is a common form of metaphor in that human characteristics are attributed to non-human things. Okay, this allows writers to create life and motion within inanimate objects, animals, and even abstract ideas by assigning them recognizable human behaviors and emotions. Personification use करने से राइटर्स के लिए एक काम बहुत ही आसान हो जाता है और वो है उस पीस ऑफ वर्क को इंटरेस्टिंग बनाना. क्योंकि आप सोच सकते हो कि नॉन लिविंग थिंग को अगर लिविंग दिखाया जा रहा है तो उसको पढ़ने में जाहिर सी बात है कि मज़ा ही आएगा. सो किसी तरह का अगर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या एनिमल्स हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको लिविंग दिखाया जा रहा है, उससे हम उसे और भी बेटर वे में समझ पाते हैं. आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या है. सो आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं ताकि हमने जो पॉइंट्स अभी डिस्कस किए वो क्लियर हो जाए. ठीक है, सो द एग्जाम्पल नंबर 1, शी डिड नॉट रियलाइज दैट अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग एट हर डोर. बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. हम हिंदी में बातें करते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज चाहे जो भी हो, पर्सोनिफिकेशन वही रहता है. सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग. अब आप ही बताओ, अपॉर्चुनिटी क्या कोई इंसान है? क्या वो नॉक कर सकता है? पर हम तो कहते हैं, है ना. उसके बाद है द मून विंक्ड एट मी थ्रू दी क्लाउड्स अबव. बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. मून क्या हमें देख सकता है? क्या हमें झांक सकता है? नहीं, पर इस तरह की बातें तो हम करते हैं. तो यहाँ पर मून को पर्सोनिफाइड किया गया है. इससे पहले वाले एग्जाम्पल में अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाइड किया गया था. ऑलराइट, साइंस फिक्शन नॉवेल्स वर हिज ट्रू कंपेनियंस. सो दिस इज़ द थर्ड एग्जाम्पल. यहाँ पे साइंस फिक्शन नॉवेल्स को कहा जा रहा है किसी इंसान का, किसी पर्सन का कंपेनियन, दोस्त, साथी. तो यहाँ पे जो साइंस फिक्शन नॉवेल्स हैं ये पर्सोनिफाइड किए गए हैं एज कंपेनियंस. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, so this is very famous example, of course, time waits for none, है ना. समय किसी के लिए नहीं रुकता. तो क्या समय कोई इंसान है? क्या ये ह्यूमन है? नो, लेकिन यहाँ पर हम इसे ह्यूमनाइट कर रहे हैं. सो ऑफ कोर्स इट इज़ पर्सोनिफिकेशन. ओके, सो चलिए अब हम जानते हैं कि पर्सोनिफिकेशन को यूज़ क्यों करते हैं. दैट मीन्स purpose of personification. So the first one is it is used to bring inanimate things to life to better explain them. इसका पर्पस क्या है? अच्छे से एक्सप्लेन करना चीज़ों को. वो हम समझ ही सकते हैं क्योंकि हर लिटरेरी डिवाइस का या फिर फिगर ऑफ स्पीच का यही कैरेक्टरिस्टिक होता है. बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए राइटर्स इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट writers use personification to make their writings more vivid and to have the reader understand the object or animal in a better way. Yeah.
सो राइटर्स क्या करते हैं, इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है या एनिमल की बात हो रही है, इधर वो कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हो सकता है, तो वो बेटर वे में एक्सप्लेन होता है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लिटरेचर से भी ले लेते हैं, बिकॉज वी आर लर्निंग लिटरेचर. सो लिटरेचर से एग्जाम्पल्स होना चाहिए ही चाहिए, राइट? सो द फर्स्ट वन इज द हर्ट वॉन्ट्स वॉट इट वॉन्ट्स और एल्स इट डज नॉट केयर. सो ये कोटेशन बहुत ही फेमस है, ये एमिली डिकिंसन का कोटेशन है. द हर्ट वॉन्ट्स वॉट इट वॉन्ट्स और एल्स इट डज नॉट केयर. सो यहाँ पे हर्ट को पर्सोनिफाइड किया गया है, एज यू कैन सी. अदरवाइज हर्ट कोई भी चीज़ कैसे चाह सकता है, बट हम जनरल लाइफ में भी कहते हैं मेरा दिल ये चाहता है. बट अगर आप इसको लिटरल सेंस में लो, तो क्या दिल कुछ चाह सकता है, कोई डिमांड कर सकता है? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल. ऑलराइट, सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी. सो हेयर वी कैन ईजिली सी दैट डेथ इज personified. Because I could not stop for death, he, here he is the word, key word. he death के लिए यूज़ हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि डेथ जो है वो नॉन लिविंग है, वो लिविंग कैसे हो सकता है, राइट? सो ये जो कोटेशन है ये भी एमिली डिकिंसन का ही एक वर्क से लिया गया है, ये भी बहुत ही फेमस है. आई होप आप लोगों ने इसे शायद पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा सो गूगल इट, कौन से वर्क में ये दिया गया है, और इसे पढ़िए. So let's move to another example, example number 3, which is the eyes look out of no face but instead from a pair of enormous yellow spectacles which pass over a non-existent nose. So here we can see कि यहाँ पर कोई face नहीं है, सिर्फ eyes हैं. ओके, सो यहाँ पर eyes को personified किया गया है. अगर face होता तो हम उसे पर्सोनिफिकेशन नहीं कह सकते हैं, बिकॉज फिर वो बॉडी पार्ट है और आंखें तो देखती ही हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर ये पर्सोनिफाइड है बिकॉज देयर इज़ नो फेस. और ये एक बहुत ही फेमस वर्क द ग्रेट गेट्सबी से लिया गया है. ओके, आई होप आपने ये बुक पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है सो यू शुड रीड दिस. ऑलराइट, सो द आईज लुक आउट ऑफ नो फेस. सो यहाँ पर आईज पर्सोनिफाइड है. आई होप लर्नर्स आपको पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया होगा. अगर अभी भी कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करना, आपके डाउट्स को क्लियर करना. सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो you can subscribe to my channel for more videos. Till then, thank you and keep learning.